हर्षित आ गया, आजा जल्दी आ गया, फटाफट आ गया। कल हम लोगों ने नीति आयोग की बात करी थी। किसकी बात करी थी? नीति आयोग। आज उसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। एक बार कल का थोड़ा सा रिवीजन। मैंने आपको कहा कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करा और उसकी जगह हम लोग लेकर आए नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का काम था एक तरीके से सारे रिसोर्सेस स्टेट को अलोकेट कर देना जिनकी उन्हें ज़रूरत है। नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले सिमिलैरिटी क्या थी कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वही उनका क्या बनेगा? चेयरपर्सन। ये दोनों में एक सबसे बड़ी सिमिलैरिटी। दोनों एक तरीके से थिंक टैंक थे। दोनों का काम सोचने का था, विचार करने का था बना, और उसके बाद रिसोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर्स में अलोकेट करने का था। लेकिन अब मैंने तुम्हें कल कहा कि जो चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो है उस पे से बनेगा। तो क्वेश्चन अगर बना तो किस पे बनेगा? नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। ईयर कब आया? नीति आयोग कब आया? 2015 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, इनकी लीडरशिप में ये चीज़ आई। नहीं क्या? नीति कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है नोट्स में, आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट 5-7 पॉइंट याद रखने हैं। नीति आयोग थिंक टैंक है, ये आपको प्रोवाइडर से क्या बना देगा? इनेबलर। ये पॉइंट समझाया था कल आपको। ये हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेटेजिक चेंजेस लेकर आएगा। कैसे लेकर आएगा? ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, टॉप टू बॉटम फॉलो, ये बॉटम अप फॉलो करता है। ठीक है, तू बता मुझे टॉप टू बॉटम और बॉटम अप अप्रोच में क्या फ़र्क है? ठीक है, टॉप टू बॉटम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को जो अलोकेट करेगा उन्हें वो स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें मिल जाता था वो। टॉप टू बॉटम एक तरीके से ऑर्डर पास करने जैसा है, ये दे दिया ख़त्म। बॉटम अप में ऐसा नहीं है। बॉटम अप में आप खुद नीति आयोग के अंदर मीटिंग्स में आओगे, आप खुद रिसोर्सेज को देखोगे और आप खुद मांगोगे। आपको जो चीज़ की आप डिमांड करोगे आपके साथ मीटिंग करके तरीके से वो चीज़ आपको दी जाएगी। सिर्फ ऑर्डर नहीं छोड़ा जाएगा कि बस हमने ये दे दिया अब आपको ये इसमें काम चलाना पड़ेगा। ये फ़र्क है कि इसमें टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में। अच्छी चीज़ थी ये। 3 चीज़ें तो आपको लिखनी है, टॉप बॉटम वाली, थिंक टैंक वाली और प्रोवाइडर इनेबलर वाली। बाकी 3-4 चीज़ें और आप याद रख सको बहुत बढ़िया है। इसने इंडिया की फूड सिक्योरिटी की नीड को भी पूरा किया और इंडिया के फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाए। किसने? नीति आयोग ने। ये काम प्लानिंग कमीशन भी करता था। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया, ये काम वो भी करता था। इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को अपनी बात पूरी तरीके से रखने का, मतलब एक तरीके से इतना इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज करना भी इसका काम था कि इंडिया हर इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बात को अच्छे से रखे। वो अब एक एक्टिव प्लेयर बन जाए। पहले साइलेंट प्लेयर था। अब जैसे कि हमारे इंटरनल मैटर्स में सब लोग टांग अड़ाते हैं, ऐसे हम भी अब जब भी कोई ऐसी चीज़ हो इंटरनेशनल लेवल पे तो इंडिया भी अपनी बात रखे। इंडिया को क्या बनाना था? एक्टिव प्लेयर। फिर बाकी कुछ ऐसे पॉइंट जो आप लिख सकते हो, पॉवर्टी बढ़ाना था, ये फलाना डिमकना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था, तो हर जगह दे मारना क्या कॉमन पॉइंट है। और मेरी मानो तो ये कॉमन पॉइंट मत लिखना। तुम अगर अच्छे नए पॉइंट लिख चुके हो ना तो ये मत लिखना, भले बुक में हो तो भी मत लिखना तुम तो। ठीक है, क्योंकि एक कॉपी चेकिंग जो करने आएगा, जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, उसके लिए ये कॉपी के अंदर तुम्हारी कॉपी अलग दिखनी चाहिए। अलग इन दी सेंस ये बकवास सब लिख के आएंगे, क्योंकि इंडियन इको है तो ये मान के चलो इंडियन इको की एक खास बात है कि इसका जो 40 नंबर का पेपर होगा तुम्हारा, 40 की मैक्रो होगी, 40 नंबर का जो इंडियन इको होगा ये छोड़ के कोई नहीं आएगा। इसमें जिसको कुछ नहीं भी आता होगा ना वो 1.5-3 घंटे मिलेंगे उसे, और पेन भी है और कॉपी भी वो लोग फ्री दे रहे हैं, जेब से अपना कुछ लग नहीं रहा। 3 घंटे बैठना ही है तो फालतू क्यों बैठे, वो लिखेंगे कुछ भी, पॉवर्टी बढ़ाना जो भी है। तो इसीलिए टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा लिखना। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। अब ये एक पॉइंट मैंने बोला था, ये ज़रूर लिखना। नीति आयोग का काम था इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लिवरेज करना। लिवरेज करना मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना।
डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब बताया था, हमारी जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम यूथ है, 70% आबादी हमारी यूथ है, और हमारी इस यूथ पॉपुलेशन हमारे लिए डिविडेंड बन चुकी है। अब हमारे लिए बर्डन नहीं है पॉपुलेशन, अब हमारे लिए पॉपुलेशन यूथ जितना भी है हमारा, वो हमारे लिए क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ताकत है हमारी। इनको स्किल डेवलपमेंट वगैरह से जोड़ना है, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें इंडिया की प्रोग्रेस में यूज़ करना है। अब गवर्नमेंट के पास है सारे रिसोर्सेज की किस तरीके से करना है, समझ गए ना। जॉब देकर भी कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देकर भी, सबको जॉब नहीं दे सकते, तो सरकार को अब काम करना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। 2011 में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया था। स्किल डेवलपमेंट की चीज़ उन्होंने ही शुरू करी। इसमें उन्होंने कहा था हम छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज कराएंगे लोगों को। अब जैसे यहाँ पे एक कोर्स होता है 10,000 रुपये में, 5,000 रुपये में, ITI में क्या होता है, जनरल टेक्निकल स्किल सिखाते हैं आपको। जैसे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, ये ITI का कोर्स कर लेते हैं। देखो, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, हर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, सरकार को भी ये बात पता है। तो जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो किसी टेक्निकल फील्ड में अच्छा होगा। भगवान ने हर किसी को किसी ना किसी फील्ड में हुनर दिया होगा। मैं ये मानता हूँ कि ऊपर वाले की बनाई गई कोई भी चीज़ व्यर्थ तो जा ही नहीं सकती, ठीक है। वो कहीं इधर अच्छा नहीं होगा तो इधर होगा, इधर नहीं होगा तो इधर होगा, बाकी वो होगा, ये डेफिनेट है। तो सरकार उसकी स्किल को बाहर लेकर आए। अब देखो, ITI का कोर्स करते हैं, 5,000-6,000 रुपये में ITI का कोर्स होता है, यंगस्टर को करवा दो। और छोटी छोटी ये जो अभी थोड़ा टाइम पहले हमारे यहाँ कुछ पावर फेलियर का कुछ काम हो गया था, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, 700 रुपये ले गया वो, 1.5-2 घंटे में काम किया, ये टायर वायर जोड़ा कि हाँ भाई साहब। और यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती, कितनी देर, 1.5 घंटे का काम, समझ रहे हो मेरी बात। अब ऐसी 2-3 साइड भी पकड़ ली उसने, 5-6 घंटे में उसके 1,000-1,500 रुपये हो गए दिन के। महीने के कितने हो गए, 45,000। चलो मान लो किसी पर काम मिला, कभी नहीं मिला, मान लो आधे टाइम मिला, आधे टाइम नहीं मिला, 45 का आधा कर लो, 20-22,000 रुपये, इज्जत की कमाई है, बढ़िया काम है। अब ये कैसे होता है, ये ITI के कोर्सेस, किसी को इस फील्ड में, किसी को इस फील्ड में, किसी को, तो ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उस समय मनमोहन सिंह ने 1,200 करोड़ का बजट रखा था, लेकिन वो लोगों को बता ही नहीं पाए। जैसे मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा फेलियर ही ये है कि उनको अपनी बात अच्छे से बतानी नहीं आई लोगों को। आज ये चीज़ मैं अभी जो गवर्नमेंट है उनसे देखता हूँ कि यार उन लोगों को एडवर्टीजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। मतलब उन्होंने कोई चीज़ करी है ना तो वो लोगों तक पहुँचेगी बराबर, और ये आना चाहिए वाकई में। अब 1,200 करोड़ का बजट बनाया था उन्होंने, किसी को पता भी नहीं था ऐसी कोई चीज़। मैंने भी आज तुम्हें बताई होगी, ये मैं अपने अक्सर बैच में बोलता हूँ कि ये मैंने बताई है तो बच्चे को ये पता चला ये था, प्रमोशन करते इसका कितनी बढ़िया चीज़ थी। और अब बजट भी अच्छा खासा दिया था, लोग अच्छे से अच्छे इनरोल्ड होते, यंगस्टर्स आते, कोई ना कोई कोर्स सीखते, उसके बाद उन्हें जॉब लगती। स्किल डेवलपमेंट में यही तो होता है, 45 दिन तक सरकार ट्रेनिंग देती है आपको, खाना पीना रहना खाना भी सरकार की तरफ से होता है। 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देती है, वो सर्टिफिकेट से या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड अपना काम शुरू कर दो, या सरकार के कोई भी प्रोजेक्ट होंगे, कुछ होंगे, तो उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे काम है। गवर्नमेंट, अभी राजस्थान गवर्नमेंट RSCIT चलाता है, बहुत बढ़िया कोर्स है वो, 3 महीने का कोर्स है RSCIT। उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग दे देते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी देते हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपको बहुत काम आता है, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ कर रहे हैं, हमारे यूथ का हमें पूरा बेनिफिट लेना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये नीति आयोग की कल पूरी चर्चा मैंने कर ली थी। आप जैसे नोट्स में आगे बढ़ोगे तो अगली चीज़ दे रखी है प्लानिंग और प्लान में फ़र्क। प्लानिंग और मैं अभी तक प्लानिंग के बारे में बात कर रहा था आपको, अब प्लान और प्लानिंग दोनों के बारे में बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुन लो। इंडिया में जब प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, जब हमने प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया, तो उसमें हमें 2 चीज़ें करनी थी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। क्या करनी थी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ही हम प्लानिंग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम प्लान बोलते हैं। एक बेसिक सा फर्क। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है आने वाले 20 सालों को देखकर, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की जाती है आने वाले 5 सालों को देखकर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आते हैं, इकोनॉमी की काया पलट देते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का बेनिफिट आपको उस पीरियड के लिए मिलेगा, ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। सरकार के लिए शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है।
आज कोटा में आपको इतना सारा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है ये 1-2 साल को देखकर कर रहे हैं हम? ये प्लानिंग जो हो रही है ना, ये आने वाले 20 सालों की प्लानिंग है। अब ये मान के चलना, ये इतने सारे ब्रिज बनना, इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम को एक साथ करना, अभी हमें दिक्कतें आती है, कहीं से भी निकलना हो हम लोग कई बार ये भी बोल देते हैं, हमारी जितनी समझ है हम उतना, अरे यार बावल है धारीवाल, इतना सारा काम एक साथ करवा दिया, यहाँ भी खोद रखा है वहाँ भी खोद रखा है। कई लोग बोलते हैं एक एक करके करवा लेते हैं। तुमसे ज़्यादा तो अकल होगी, हमसे ज़्यादा होगी, मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं उनके पास भी एक पूरी टीम होगी, वो टीम ने सोच समझ के किया होगा, वो टीम ने सोच समझ के किया होगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो लोग? ये आप ये मान के चलो, ये इतना सारा कंस्ट्रक्शन आने वाले 20 सालों में कोटा से ट्रैफिक की समस्या को ख़त्म कर देगा। वैसे अभी भी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा समस्या। अब अगर हम दिल्ली जाए, मुंबई जाए, चेन्नई जाए, कोलकाता, यहाँ देखिए हम ट्रैफिक, कभी हम जाते हैं तो, और हम अपने कोटा में आते हैं तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है अपना सिटी, कोई तरह का कोई ये ट्रैफिक की समस्या नहीं है हमारे। अब जैसे जैसे लोग यहाँ आते जा रहे हैं, 3-3 लाख स्टूडेंट हर साल पढ़ने आते हैं, इसको देखकर, अरे ओ सीधा देख, इसको देखकर हमें ऐसा लगा कि अब भविष्य में कभी ये प्रॉब्लम ना आ जाए ट्रैफिक का, तो हमने मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन किया है। 2-3 साल में सारे प्रोजेक्ट शायद ख़त्म भी हो जाएंगे, ऑलरेडी 4-1 साल से तो चल ही रहे, 2-1 साल और चलेंगे, लेकिन इसके बाद ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। ये हम किसको देखकर कर रहे हैं? अब आने वाले 20 सालों तक हमें कुछ भी नहीं करना, ये मान के चलो आप, कंस्ट्रक्शन की लाइन में। तो फिर हम किसी दूसरी फील्ड को पकड़ेंगे, इसको तो हम पूरा कर देंगे एक बार में। ये होता है प्लानिंग। प्लान क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए प्लान होते हैं। जैसे अभी कोविड की वजह से लोगों को अभी बहुत नुकसान हुआ, दुकानें भी बंद थी, ये भी बंद थी, तो सरकार ने क्या किया? MSME सेक्टर में इंटरेस्ट का रेट कम कर दिया। MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइनर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये मीडियम स्मॉल और माइनर जो होती है, छोटी छोटी फर्म, इनको सरकार ने लोन दिया 3-3, 4-4% इंटरेस्ट पे। मतलब आप लोन लेने आओ और आपको इंटरेस्ट कितना देना है? सिर्फ 4%। कितनी बढ़िया बात है। ये क्यों किया? अभी क्योंकि अभी छोटे, आप जानते हो कोरोना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट, बड़े भी हुए लेकिन छोटे बिजनेस ज़्यादा अफेक्ट हुए। छोटे बिजनेस में भी आप ये देखोगे, ठेले वाले और ये जो पैडलर्स एंड हॉकलर्स टाइप लोग हैं, रोज़ अपना ठेला वेला लगाते हैं, उससे जो बेचते हैं, इनकी तो बिल्कुल ही 12 बज गई। क्योंकि अभी बीच में तुमने देखा था, खुला भी सही अपना यहाँ, तो अभी तो खैर सब कुछ सही है, लेकिन बीच में तुमने देखा होगा 10 बजे खुलेगी, 6 बजे दुकान बंद हो जाएगी। तो दुकान वाला तो चलो कर लेगा बढ़िया, लेकिन 6 बजे ये अभी कोई ये पानी पूड़ी का ठेला है तो आता ही शाम को है। दोपहर में कौन उससे पानी पूड़ी खाने जाएगा? 6 बजे तो आता है बेचारा, रात तक वो बेचेगा, 6 बजे तो पुलिस वाले भगा देते थे। तो ये छोटे छोटे बिजनेस का बहुत नुकसान हुआ। इन नुकसान को देखते हुए सरकार ने कहा भैया हम इनको लोन देंगे। वो भी कितना देंगे? मात्र 3%, 4% पे, ताकि इनके बिजनेस को वापस से रीडेवलप कर सके। ये शॉर्ट टर्म है, ये अभी दे रहे हैं, पिछले साल दिया, शायद अगले साल और दे देंगे, बस उसके बाद खत्म है। कोई कोरोना का इफेक्ट हम जिंदगी भर थोड़ी लेके घूमते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म प्लान्स आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बेनिफिट देंगे और वो पीरियड बहुत छोटा होगा, मैक्सिमम अप टू 5 ईयर। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम करेंगे तो उसके इम्पैक्ट आपको लेट दिखेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक दिखेंगे, मैक्सिमम 20 साल। समझ रहे हो मेरी बात? लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? मास लेवल पे चेंजेस लेकर आएंगे, पूरी इकोनॉमी की काया पलट जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म प्लान क्या है? उस पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करेंगे जिस सेक्टर में वो लाए गए हैं, सारे सेक्टर को अफेक्ट नहीं करेंगे। चलो एक बार इसका रीड करो, छोटी सी चीज़ है। प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग के, और ये प्लानिंग के अंदर दे आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव विच कैन बी अचीव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी 20 ईयर्स, कवरिंग मेनी 5 ईयर प्लान। बहुत सारे 5 ईयर प्लान को जोड़ दो तो जाके एक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव बनता है 20 सालों के लिए। अब 5 साल में हमने ये किया, 5 साल में ये किया, इन सबको जोड़ दो तो जाके आपको दिखेगा कि हमने 20 सालों में क्या किया। कई बार ऐसा भी होता है कि प्लानिंग को अपन लोग तोड़ के देखते हैं कि 20 साल के काम को अपन 20 साल में नहीं देखते, 5 साल, फिर जाके क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें। शॉर्ट टर्म प्लान में क्या होता है? दे आर शॉर्ट टर्म गोल टू बी अचीव इन 5 ईयर्स। ये हम 5 साल के अंदर अचीव कर लेंगे। ये जनरल गोल है और ये स्पेसिफिक गोल है। 5 ईयर प्लान में स्पेसिफिक गोल आते हैं, जैसे MSME सेक्टर, ये स्पेसिफिक गोल है हमारा।
यहाँ जनरल गोल आएंगे। अब कोटा को स्मार्ट सिटी बनाना है, अब ये जनरल है, स्मार्ट सिटी में सब कुछ आ गया, अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आगे दूसरी चीज़ें भी होंगी, साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान देंगे। अभी देखना तुम सरकार, स्मार्ट सिटी में कोई इतना कचरा कितना है अपने यहाँ पर, ठीक है, अभी कितना भी अच्छा काम करवा लो, कभी सफाई नहीं दिखती कोटा में। इंदौर जाओ आप, ठीक है, मैं मानता हूँ इंदौर हमसे 10-20% ही ज़्यादा बड़ा है, बस कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अगर स्मार्ट सिटी का काम चलेगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, साफ़ सफाई पे भी काम होगा, वाईफाई भी लगेंगे, स्मार्ट सिटी इन ऑल एस्पेक्ट सारे काम होंगे। तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, इसमें मैं कोई एक बात नहीं बोल सकता कि ये काम करेंगे बस, या ये करेंगे या ये करेंगे। जनरल लेवल पे काम होगा यहाँ, मास लेवल पे, और यहाँ स्पेसिफिक गोल है। एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ लेंगे, पहले उधर काम करेंगे, फिर वो काम हो जाएगा, फिर अगला सेक्टर पकड़ेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है पर्सपेक्टिव प्लान, और इसको 5 ईयर प्लान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये 5 साल के लिए होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ये हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? ये क्वांटिटेटिव चेंजेस लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? क्वांटिटेटिव मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक दिख जाएगा उसका इम्पैक्ट, बस उसके बाद खत्म। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस है। आज जो प्लानिंग हो रही है, मैंने क्या बोला, 20 साल तक की चीज़ को हमने आज ही देख लिया है। अब हमें आने वाले कम से कम 20 सालों तक तो ट्रैफिक की कोई समस्या देखने को, 20 साल बाद भी जो लोग आएंगे वो ये देखेंगे कि 2022 में यहाँ पे इतने सारे काम हुए थे, तो 2042 में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो समय समय तक हम लोगों को याद रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जब हम लोग 5 ईयर प्लान लेकर आए, जब सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया, उस समय तो उनके क्या गोल थे? 5 गोल थे मेन 5 गोल। इनको याद रखने के लिए एक न्यूमेरिक बनाया है, वो याद रखना। जेम्स, क्या? जेम्स, GEMS। जेम्स मतलब, पहले याद कर लो फिर समझेंगे आराम से। G मतलब ग्रोथ, E मतलब एम्प्लॉयमेंट, M मतलब मॉडर्नाइजेशन, और S मतलब सेल्फ रिलायंट। GEMS। कोई आपसे पूछे सरकार प्लानिंग क्यों लेकर आई, सरकार ने प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया, उसके क्या गोल थे? जेम्स खाने के लिए, ठीक है। जेम्स बॉन्ड मत लगा देना आगे। G फॉर ग्रोथ, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, M फॉर मॉडर्नाइजेशन, और S फॉर सेल्फ रिलायंट। S फॉर, एक एक करके समझे इनको। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं इसको ग्रोथ बोलता हूँ बनाने के लिए, है ना, आप पूरा लिखना है। इकोनॉमिक ग्रोथ, हम लोगों को हर सेक्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी। मैंने आपको कल कहा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री वगैरह सब खराब हो चुका था और हमें हर सेक्टर में ग्रोथ चाहिए थी। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तो मैं अभी आपको बस इतना सा पढ़ा दूंगा, अगले चैप्टर में तो पूरा बताया है मैंने कि ग्रोथ कैसे आई, एग्रीकल्चर में कैसे आई, इंडस्ट्री में कैसे आई। मैंने तुम्हें पहले चैप्टर में पढ़ाया ना, एग्रीकल्चर खराब हो गया, इंडस्ट्री खराब हो गई। अब इसके बाद जो चैप्टर है ना, उसमें यह पढ़ाया गया है इंडस्ट्री कैसे अच्छी हुई, एग्रीकल्चर कैसे अच्छा हुआ। गवर्नमेंट की वजह से भी हुआ, प्राइवेट सेक्टर की वजह से भी हुआ, सबकी वजह से हुआ, लेकिन कैसे अच्छा हुआ ये बताऊंगा। और बाकायदा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे, हवा में बात नहीं कि बस अच्छा हो गया, दिखेगा आपको, डेटा भी दिखेगा। ये 1950 का डेटा, ये 1990 का डेटा, ये 2000 का डेटा है, 2010 का डेटा, सारे डेटा को आप मिलाओगे तो आपको क्यूमुलेटिवली नजर आएगा भाई वाकई में ग्रोथ हुई है, कि जितनी बुरी हालत थी ना, उतनी बुरी हालत से हमने कैसे निकाल दिया। तो ग्रोथ मतलब इन ऑल सेक्टर। अब ये आपको मेरे इस चार्ट से पता चलेगा कि हमने कितनी ग्रोथ करी। 1950 में 59% एग्रीकल्चर से आता था हमारा जीडीपी, हमने उसे कम करा, 90 में 34 हुआ, फिर 20 हुआ, और आज की तारीख में 2015 में तो 15% हो गया। एग्रीकल्चर से हमारा कंट्रीब्यूशन लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। खराब बात नहीं है, तुम देखो फिर दूसरी जगह बढ़ भी तो रहा है। इंडस्ट्री 13 से कितनी हो गई? 24, फिर यहाँ भी 24, और 24 से कितनी हो गई? 30। सबसे मेजर ग्रोथ दिखेगी सर्विस में, 28 से कितना हो गया? 40 से 55 से 54, और ये 1950 का है, तब अंग्रेज जा चुके थे 47 में। तो 47 से लेकर 51, ये 5 साल में हमने किया।
फिर 51 से 91 ये अगले 40 साल में किया हमने, फिर 91 से 2011 अगले 10 साल 20 साल, और फिर 2011 से 2014 अगले 5 साल। 15 तक का डेटा है। 15 तक के बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हुई। अब जब डेटा आएगा तो 15 से 19 मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, वो फिर 19 से 24 जब वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर वो अलग से डेटा और है। ठीक है, तो ये पूरी ग्रोथ है आपकी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमने कैसे अचीव करी, इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है। हमने एग्रीकल्चर से अपनी पॉपुलेशन को जल्दी जल्दी बाहर निकाला और उन्हें इंडस्ट्री और सर्विस में ट्रांसफॉर्म किया। कहाँ ट्रांसफ़र किया? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कही थी एक बात कि एक इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं रह सकते। जो इकोनॉमी आज तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड रही है वो बैकवर्ड ही रह गई, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाई। इतिहास उठा के देख लो। आज हम अमेरिका को सुपर पावर बोलते हैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से, रशिया की इतनी अच्छी हालत है आर्म्स की वजह से, ठीक है, लग्जरी गुड्स की वजह से, ठीक है, और दूसरी भी कंट्रीज़ के तुम एग्जांपल ले लो। जो एग्रीकल्चर में है तुम देख लो वो बैकवर्ड ही है। अब ये ऐसा लगे कि सर एग्रीकल्चर से ही तो हमें पूरा अनाज मिलता है, तो सिर्फ अनाज नहीं आता एग्रीकल्चर। हमने कोई यहाँ एग्रीकल्चर कम करके अनाज को कम नहीं किया। इस समय में हमारी पॉपुलेशन 75 करोड़ के आसपास होगी और इस समय में हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ हो गई। तो 75 करोड़ से अगर हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ हो गई तो हम अनाज का प्रोडक्शन कम करेंगे क्या? बेवकूफ़ है हम, बेवकूफ़ है हम। 75 करोड़ लोगों को खाने के लिए जो अनाज चाहिए था अब 135 करोड़ को तो और ज़्यादा चाहिए होगा। तो हमने अपने अनाज का प्रोडक्शन तो बढ़ाया है। अभी आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, फूड ग्रेन में तो हम नंबर 1 हो गए। वीट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट, सॉरी चाइना नहीं, चाइना नहीं है, ब्राज़ील है शायद, ब्राज़ील है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम वीट के। बात नहीं। तो वीट तो हम खूब उगा रहे हैं, चावल है हमारे यहाँ, शुगर केन है। तो हमने फूड ग्रेन को ज़्यादा चेंज नहीं किया। हमने तो समझदारी क्या करी, लोगों को हमने उधर से निकाला। 5 लोग काम करते थे तो 3 को निकाल के इंडस्ट्री में लाए, उधर 2 को रहने दिया। उधर भी प्रोडक्शन होता रहे और वो लोग दूसरी फील्ड में आए तो उधर भी प्रोडक्शन, तो उससे हमारी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर अच्छा हो गया ना। और एग्रीकल्चर में भी हमने फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को तो अच्छा ही रखा, समझ गए। कैश क्रॉप कम कर दिया हमने थोड़ा सा। हमने किस पे ध्यान दिया? वो हमें कैश क्रॉप पे ले आए थे ना, हमने कैश क्रॉप को थोड़ा सा कम कर दिया और फूड ग्रेन को बढ़ा दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पहला कारण था हमारा प्लानिंग लाने का, जेम्स का जी है इकोनॉमिक ग्रोथ। जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ। हाई रेट ऑफ ग्रोथ कैरेक्टराइज्ड बाय अ कंसिस्टेंट राइज इन द जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। आपको अगर इंडिया का ग्रोथ रेट पता करना हो तो जीडीपी से पता कर लो। लगातार हमारा जीडीपी बढ़ता ही जा रहा था और हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ता जा रहा था। आज़ादी के वक्त जो लोगों का पर कैपिटा इनकम माना जाता था और आज हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ गया है। हाँ, जितना होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, काम हुआ है। जीडीपी का ग्रोथ रेट भी अच्छा हुआ है, इससे भी और बेहतर हो सकता था। देखो, दिस वुड इंश्योर इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आपको पता है पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगा। वेरियस प्लान, अब ये कैसे किया हमने? वेरियस प्लान अटेंडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्रूशियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हर फील्ड में हमने काम किया। ट्रांसपोर्ट के ऊपर हमने खूब काम किया, कम्युनिकेशन पे काम किया हमने, टेलीकॉम सेक्टर को भी हमने आगे ले गए। आज अगर दुनिया 5G पे है तो हमारा भी 5G का स्पेक्ट्रम आ चुका है, 4G हमारे यहाँ भी है। अब हम तीसरी दुनिया नहीं है। लोग अब हमें बैकवर्ड की तरह नहीं देख सकते। हमारे भी हमने गांव-गांव में इंटरनेट भी पहुंचाया, फ़ोन चलाना भी सिखाया। एक समय में इंडिया को कहा जाता था साफ सफाइयों का देश है, ऐसा तो टैग दे रखा था हमें, ठीक है। हमने बताया टाइम एंड आउट कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं, कौन से साफ सफेरे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हमारे यहाँ हैं। और आज आप कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उठा लो, उसका CEO इंडियन होगा, ठीक है। सत्य नाडेला को देख लो आप, ठीक है, सुंदर पिचाई को देख लो आप, किसी को भी देख लो, ठीक है। आपको हर, चलो सुनो, बात सुनो जल्दी से, हर बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO इंडियन से। तो हम लोगों ने इस परसेप्शन को भी चेंज किया लोगों के, जो हमारे बारे में था। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एनर्जी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, जितनी भी चीज़ें जीडीपी में आती है,
हर सेक्टर पे हमने काम किया और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिला कि हमारा जीडीपी हर साल बढ़ता है। ठीक है, अभी नोटबंदी के समय से ये गिरना शुरू हुआ था और कोविड के समय में बहुत बुरी हालत हुई हमारी। हमारा जीडीपी पहली बार बढ़ने की बजाय 23% से, पता है ना तुम्हें, 2020 में 2020-21 में हमारा जीडीपी बढ़ने की बजाय 23% से माइनस में चला गया। ठीक है, उसके पहले तुम लोग देखोगे तो जीडीपी कंटिन्यू 7 to 8% से ग्रो कर रहा था। कितना? अगर इस साल हमारा जीडीपी 1000 करोड़ है तो अगले साल कितना हो जाएगा? 7% ग्रो कर जाएगा। तो 1000 का 7% आपका 70 करोड़, तो हो जाएगा 1070 करोड़। इस तरीके से बढ़ रहा था हमारा जीडीपी लगातार। ये तो हो गई ग्रोथ। तो हमारा पहला काम क्या था? ग्रोथ। दूसरा सेक्टर पढ़ के खत्म करेंगे, इसे ध्यान से सुनना। सेकंड, इक्विटी। इक्विटी मतलब समानता। इक्विटी मतलब हमारे लिए इक्विटी हर सेक्टर में लाना था। हमारे लिए इक्विटी लाना था मेल और फीमेल में। हमारे लिए इक्विटी लाना था रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन में। हमारे लिए इक्विटी लाना था कास्ट में। हमारे यहाँ भेदभाव हर चीज़ को लेकर होता था। कास्ट को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन था, रिलीजन को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन था, सेक्स को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन था मेल फीमेल में, और क्लास को लेकर बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था, रिच क्लास और पुअर क्लास। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी। वो ऑथर कहता है कि मैंने अलग अलग कंट्रीज़ विज़िट करी। मैं इंडिया गया, मैं अफ्रीका गया। अफ्रीका में काले और गोरे का विवाद है, इंडिया में कास्ट का भी विवाद है, रिलीजन का भी विवाद है। क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जाओगे वहाँ विवाद है, मुस्लिम कंट्रीज़ में जाओगे शिया और सुन्नी का विवाद है। मतलब शिया सुन्नी को लेकर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में। आप क्रिश्चियंस में जाओगे तो क्रिश्चियंस में भी ऐसी कास्ट बेस्ड है, उनकी भी दो है, वहाँ पे भी डिवाइड है। और अमेरिका अफ्रीका वगैरह में जाओगे आप तो रेसिस्ट है, वहाँ पर काले और गोरे का विवाद है। जिम्बाब्वे की कंट्री तो पूरी काले और गोरे में ही निमट गई। आज अगर जिम्बाब्वे ये काले और गोरे के विवाद को छोड़ देता तो आज वो हालत नहीं होती जो उसकी अभी हो रही है। बहुत बुरी हालत हो गई उसकी, बहुत बुरी। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसके पीछे भी यही कारण था। वहाँ पे भी 74% एक सिन्हेलिस करके है और 18% के आसपास तमिल्स है, और उसको लेकर विवाद है। चलो, वो बंदा बोलता है कि इन सारी चीज़ों को स्टडी करके मैं इस कंक्लूजन में पहुंचा। एक बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे कि सबको सुन लो यार, सब चीज़ों को उस बंदे ने कहा अगर मैं क्यूमुलेट करूं तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि दुनिया में सिर्फ दो ही कास्ट होती है, दो ही रिलीजन होते हैं, रिच और पुअर। सब चीज़ को अगर अपन क्यूमुलेटिवली देखें तो सारे तरीके से यही कंक्लूजन निकलेगा कि इन सब विवादों का रिच हमेशा गेन ही करेगा और जो पुअर होगा वो लूज ही करेगा। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, कुछ भी हो। हमारे को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें तो हर तरीके से इक्वेलिटी लानी थी, हर तरीके से। कास्ट बेस्ड इक्वेलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर कोई लोअर कास्ट का होगा तो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, ठीक है, उसे सामने देखना पसंद नहीं करते थे। इस हालत में थे हम, तो पहले तो हमें इसको सही करना था। जेंडर इनइक्वालिटी, बच्चा पैदा होने से पहले टेस्ट कराते थे, रिपोर्ट देख लेते कि या भाई मेल है कि फीमेल है, फीमेल होगी तो वहीं ख़त्म कर देंगे। और आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से। आज भी कुछ ऐसी तुच्छ सोच के लोग हैं, ठीक है। तो हमें ये इनइक्वालिटी को भी क्या करना था? ख़त्म करना था। इसे जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। आज आप एक बात देखो, अगर हम लोग मेल और फीमेल के रेशो को इक्वल नहीं करेंगे, अगर हम फीमेल को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे जितनी मेल को देगी, तो हमारी 50% पॉपुलेशन तो वैसे ही ख़राब हो गई। अगर आज हम लोग माने कि हमारी 100 पॉपुलेशन है, 50 मेल है 50 फीमेल है, और आप फीमेल को वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे जो मेल को दोगे, तो आपने अपनी 50% पॉपुलेशन का तो यूज़ ही नहीं लिया। आप कह रहे हो वो जॉब नहीं करेंगी, वो सिर्फ घर ही संभालेंगी, वो यही करेंगी, तो आपने उनको वैसे ही, आपने अपना नुकसान तो ऐसे ही कर लिया।
कहाँ से जीडीपी बढ़ेगा आपका? तो सरकार ने उस समय इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया कि हमें पहले तो फीमेल के लिए वो सारे रास्ते खोलने पड़ेंगे जो मेल के लिए अवेलेबल है, नहीं तो हम हमारी 50% पॉपुलेशन को तो ढंग से यूज में नहीं ले पाएंगे। इस इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए हम लोग प्लानिंग लेकर आए। तो एक बार रीड करते हैं और खत्म करते हैं इक्विटी वाले टॉपिक को। इक्विटी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम जस्टिस एज द बेसिक नेशनल कमिटमेंट। आप भारत का संविधान पढ़ोगे तो हमने जस्टिस के ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बार बार ऑलमोस्ट हर पेज पे आपको जस्टिस आ जाएगा। मैंने बोला था ना कि हमारा संविधान वर्ल्ड का बेस्ट है, ठीक है, वो इसीलिए है। हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थे, देखो हमें इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए था, सोशल जस्टिस भी चाहिए था। 3 डायमेंशन थे इसके। पहला, रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पहले हमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करना था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब रिच और पुअर के गैप को कम करना था, कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ आज भी है कि रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, हमें वो प्रॉब्लम को खत्म करना था, अमीर और गरीब का। इसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसे खत्म होगा ये? रिच सेक्शन से टैक्स लो ज़्यादा से ज़्यादा और पुअर सेक्शन को सब्सिडी दो ज़्यादा से ज़्यादा। रिच सेक्शन से पैसे लो और पुअर सेक्शन तक पहुँचाओ। ऐसे ही इनइक्वालिटी क्या होगी? और तो कोई तरीका है ही नहीं, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब टैक्स कैसे लगाना है? डायरेक्ट टैक्स लगाना है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाना है? इनकम टैक्स लगाना है कि जीएसटी लगाना है? आज की तारीख में सरकार ने जीएसटी को अपना बेस बना लिया। मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा डायमेंशन शिफ्ट करना चाहिए इनकम टैक्स पे, क्योंकि जीएसटी पे अगर आप लगाते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो उसका बर्डन तो रिच और पुअर दोनों पे आ जाता है। अब एक किसी बंदे के पास लूना है ना, पेट्रोल तो वो भी डला रहा है, आप उसको भी 35 रुपये का पेट्रोल 120 रुपये में दे रहे हो, और मेरे पास बुलेट है, मेरे पे भी आप वही लगा रहे हो। इनइक्वालिटी कहाँ खत्म हुई? समझ रहे हो मेरी बात? एक बंदा है, एक्टिवा लेके चलता है, फेरी का काम करता है, फेरी का, ठीक है, बिस्किट ये वो सब चीज़ें लेता है अपनी एक्टिवा पे आगे और पूरे में बेचने जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो भी 120 रुपये का तेल डला रहा है। मैं अपनी लग्जरी लाइफ जीता हूँ भाई, रात को आराम से बुलेट लेके निकलता हूँ, पूरे कोटा का सैर करके आता हूँ, मैं भी 120 का डला रहा हूँ। इनइक्वालिटी कहाँ खत्म हुई? रिच और पुअर पे एक जैसा टैक्स लग गया। उसके लिए पेट्रोल डलाना मजबूरी है, मेरे लिए लग्जरी है। मेरे को लगाया कोई बात नहीं, चल गया, उसको क्यों लगाया? इसलिए सरकार को बेसिक काम करना चाहिए डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनको ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही। ये चीज़ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी ना, महंगाई उतनी ही बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आज हमारे लिए मानो या मत मानो पेट्रोल और डीजल नेसेसिटी में आ चुके हैं। अब ये लग्जरी नहीं है। कोई अमीर आदमी सिर्फ इनको डलाए ये तो बिल्कुल गलत है कहना, ठीक है। देखो, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज, जनरली इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग डिफरेंट पीपल टेक 2 फॉर्म्स, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एक होता है इनकम की इनइक्वालिटी, जहाँ रिच ज़्यादा है पुअर कम है। एक होता है वेल्थ की इनइक्वालिटी। वेल्थ की इनइक्वालिटी मतलब हमारे जितने भी साधन हैं, संसाधन है, वेल्थ है हमारी, वो ज़्यादातर कुछ लोगों के हाथ में है। जैसे अकेले अंबानी के पास 10,000 से ऊपर बिजनेस है ना, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। बरसों से उनकी 7 पीढ़ियाँ जॉब ही करती आ रही है। जॉब, उनके दादाजी क्या करते थे, जॉब, उनके परदादाजी जॉब जॉब जॉब, वो क्या कर रहे हैं, जॉब, बच्चे क्या करेंगे, वो भी जॉब, ठीक है। तो ये क्या है, वेल्थ का भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है और इनकम का भी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। सरकार इसको कैसे ख़त्म करेगी, यहाँ मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है, बस नाम लिख के छोड़ दिया। टैक्स लगाकर, पॉलिसी लाकर और मोनोपोली को ख़त्म करके, मोनोपोली को ख़त्म करके, टैक्स लगाकर और लाइसेंस लाकर। लाइसेंस ले आएंगे तो क्या होगा, जैसे मैं ये काम करता हूँ तो मैं अकेला ही कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को एक और बिज़नेस खोलना है तो फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस मिलेगा नहीं तो अब कोई और आ जाएगा अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। अच्छी चीज़ है ना। एक बंदे के हाथ में एक ही काम होना चाहिए। जैसे हमारे सीए प्रोफेशन में है, आज अगर मैं सीए हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मतलब मैं ऑडिटिंग करता हूँ, तो मैं जॉब नहीं कर सकता। सबसे अच्छी चीज़ है। डॉक्टर्स में भी होना चाहिए। कई बार आपने डॉक्टर्स में देखा होगा, सुबह वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करता है, शाम को वो अपने घर पे क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। जिसके पास है उसके पास सब तरफ से आ रहा है। और आज मान लो मैं नया नया डॉक्टर बना, मुझे कोई जानता नहीं है, तो ना तो मेरा कोई क्लिनिक चलता है और ना मुझे कहीं जॉब मिलती है। अब तेरा क्लिनिक इतना अच्छा चल रहा है, तेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल रही है, जॉब छोड़ दे, जॉब छोड़ दो, वहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट हो जाएगा।
ये होता नहीं है, दोनों हाथ में लड्डू है। अच्छा सीए, हमारे अंदर तो एक चीज़ और खास बात है, एक सीए मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है मात्र। तो हमारे यहाँ पर तो कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। अब मैं अगर 50 साल का एक्सपीरियंस लेके भी रखता हूँ, बहुत बड़ा सीए हूँ मैं, बहुत नाम है मेरा, तो भी मैं मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकता हूँ? 20। अब मुझे अगली 20 की करानी है तो मुझे किसी और फ्रेश सीए को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन तो उसके चलेंगे। कितनी बढ़िया चीज़ है। इनइक्वालिटी को ख़त्म करने का सबसे सही तरीका है, इसलिए यहाँ पे कभी अनएम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही अपने पूरा लेके बैठा हुआ है, उसे स्प्लिट करना ही पड़ेगा। बनाया ही ऐसा है, इसकी रचना ही ऐसे करी है, हर प्रोफेशन की रचना ही ऐसे करो। लाइसेंस लगा दो, यहाँ पे आपने ये काम किया है, अब आप यही करो। काफ़ी देशों में है, आपको एक जगह का लाइसेंस मिल गया, आप दूसरी ब्रांड डाल ही नहीं सकते, ठीक है। टैक्सेशन लगा दो, टैक्सेशन तो हम लगाते ही हैं, और मोनोपोली को ख़त्म करो। ऐसे क्या होगा? इनकम इनइक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। चलो कल देखेंगे, बाकी ज़्यादा हो जाएगा आज। बाय।